तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ग्रो अप क्लासेस। देखिए आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि हॉगन्स प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इन दोनों चीज़ों को समझेंगे। देखिए जो रे ऑप्टिक्स के थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की फिनोमिना होती है ना, उन दोनों को हम रे ऑप्टिक्स में समझ चुके हैं। अब हमारा टास्क है इसी रिफ्लेक्शन को और इसी रिफ्रैक्शन को वेव थ्योरी से समझाना। क्यों वेव थ्योरी से? क्योंकि इसको जब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे ना कि वेव ऑप्टिक्स में क्या है क्या नहीं है, तो समझ में आएगा कि वेव थ्योरी से क्यों हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करने जा रहे हैं। अच्छा, छोटा सा हम इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए जो हॉगन्स ने वेव थ्योरी में समझाया है वो ये एक्सप्लेन किया है ना कि जब हम लाइट को एक वेव मानेंगे ना और जब वो प्रोपेगेट करेगी तो उसके थ्रू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों कैसे होंगे। इसीलिए हम उसी वेव थ्योरी को यूज करते हुए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और उसके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट, ये सारे देखने को मिलेंगे। खैर शुरू करते हैं। पहले क्या स्टार्ट करेंगे हम? रिफ्लेक्शन। ठीक, अच्छा अब रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? सो वी ऑल नो कि रिफ्लेक्शन होने के लिए एक पॉलिश सरफेस जो लाइट को यानी कि वेव को रिफ्लेक्ट कर सके। अभी हम लाइट को क्या मान रहे हैं? लाइट एज ए वेव। ठीक, अब लाइट को एज ए वेव मानते हुए हम इसका काम आगे करेंगे। अच्छा, तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक, जिसको हम मिरर कहते हैं यूजुअली, हम इस पर कुछ वेव फ्रंट्स को गिराएंगे। अब वेव फ्रंट्स कैसे होते हैं कैसे नहीं, इसका मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब कोई रेज पैरेलल होती हैं तो उन पर वेव फ्रंट नॉर्मल होता है। जैसे कि अगर एक रे ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इन पर जो बनने वाला वेव फ्रंट होगा वो इन पर नॉर्मल ड्रॉप होगा। अच्छा, हम ऐसा बना देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे ये एक रे है, मैंने एक वेव फ्रंट लिया, इसको बीच में से कट कर दिया ऐसे और इसको मैंने सेंटर पे इसके लगा दिया, तो ये वेव फ्रंट कुछ ऐसा दिखाई देगा। और एक बात, जब एक पॉइंट सोर्स होता है तो वहां से जब वेव ऑरिजिनेट होती है तो वो सारी दिशाओं में जाती है, सभी डायरेक्शंस में, तो वो इसके चारों तरफ जाएगी फैलकर। ये क्या चीज है? अब ये एक नए वेव फ्रंट, अगर इन पर हम रे बनाना चाहें यानी कि प्रोपेगेशन डायरेक्शन, तो कैसी बनेगी? ऐसे कि वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक, अगर यहां से हम इसको ऑरिजिनेट करते हैं तो वेव फ्रंट ऐसे फैल रहा है, हर दिशाओं में फैल रहा है। ये सारी बातें ना करते हुए अब यहां पर आते डायरेक्ट। देखिए इसमें हम जो लाइट को बनाने वाले हैं वो बहुत ही स्लैंट एंगल पे बनाएंगे ऐसे। अब इसको खड़ी क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि यहां से डायग्राम थोड़ा सा अजीब हो जाता है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ट्राई करिए, पता चलेगा। यहां से एक वेव या लाइट मानते हैं, वो इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक, अब एक प्लेन वेव फ्रंट से डायग्राम समझाने के लिए मुझे दो रे चाहिए होंगी, इसीलिए मैं सेकंड वाली भी ड्रॉ करता हूं जो इसके पैरेलल होगी। ये लगभग पैरेलल। अच्छा, अब ये दोनों वेव हमने रे ऑप्टिक्स में जो पढ़ा है रे, इनको हमने समझा ये कौन सी रे है, तो आंसर है इंसिडेंट रे। ठीक, अब इन पर बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा? तो ये नॉर्मल, ठीक है, ये ऐसे 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 और ऐसे। अब हम उस वेव फ्रंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हमारा काम आसान हो जाए। तो जो वेव फ्रंट यहां इंसिडेंट हो रहा है उसको हमने नाम क्या दिया? इस पॉइंट को ए, और दूसरा हमने यहां हाईलाइट किया, इसको नाम दिया बी। अच्छा, और भी हो सकती है बट कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाना। अब जो वेव फ्रंट यहां से चल के आ रहा है नीचे की तरफ, वो जैसे ही यहां पहुंचेगा अब वो रिफ्लेक्ट होके आगे फैलना शुरू करेगा, क्योंकि नीचे जाना इसके लिए अलाउड नहीं है। नो बैकवर्ड डायरेक्शन इज अलाउड। अच्छा, तो क्या होगा? तो ये आगे की तरफ प्रोपेगेट करेगा। अच्छा, अब कैसे और कहां कितनी दूर प्रोपेगेट करेगा ये थोड़ा समझिएगा। हमने ना यहां पर जो प्रोपेगेशन स्पीड मानी है ना, प्रोपेगेशन स्पीड
वो कितनी मानी है? लाइट के बराबर। क्यों? क्योंकि वेव कौन सी है? लाइट, और लाइट की स्पीड कितनी है? c, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रफली स्पीकिंग। ओके, सो अब हम एक टाइम का पैरामीटर सेट करते हैं, क्योंकि स्पीड एक मीडियम में लाइट की नहीं बदलती है, वो कितनी रहती है? c। तो इसीलिए हम एक पैरामीटर सेट कर लेंगे टाइम का, और टाइम पता लग जाएगा तो डिस्टेंस कितनी आएगी? ये आ जाएगी c × t। तो हमने ना माना कि t टाइम के लिए b वाला इधर पहुंचता है, हम इन दोनों की बात करेंगे। जब ये t टाइम पर यहां पहुंचता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है? फिर से इसकी स्पीड कितनी? c। कितना टाइम लेता है? t। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी? ct। और जितने टाइम पर वो यहां से यहां पहुंचा उतने टाइम पे यहां से ऑरिजिनेट होना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, हमारे सारे कैलकुलेशन का पैरामीटर हमने एक टाइम मान के किया t = 0। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये वो टाइम जहां से हम मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं। कौन से मेजरमेंट? कोई भी। तो इस टाइम से हमने मेजरमेंट स्टार्ट करी, अब इसको आगे बढ़ते हैं। तो t टाइम के लिए यहां पहुंचता है, और ये भी एक साथ दोनों बनाते हैं वेव फ्रंट्स। तो जब इसका वेव फ्रंट t टाइम के बाद आगे पहुंचेगा तो कितना दूर जाएगा? तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा, ये ऐसे, ये बैकवर्ड जाना अलाउड नहीं है। आप इसको मत बनाना एग्जाम में, इससे डायग्राम गंदा दिखेगा। तो जब ये पहुंचेगा ऐसे कर करके, तो हमने मान लिया किसी t टाइम पे इसका वेव फ्रंट ये इधर पहुंच गया, और दोनों का कितना टाइम लगा? b ने भी t टाइम लिया और a ने भी t टाइम लिया। अब हम इसके बाद एक्स्ट्रा टाइम ना देते हुए जब ये रिफ्लेक्ट होकर अपनी वेव बनाएगा, हमने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने की सोची। ये तो इसकी कॉमन टेंजेंट क्या बनेगी? ये वाली। अब एक कॉमन टेंजेंट हॉगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या देती है? एक न्यू वेव फ्रंट। ठीक, अच्छा, तो ये एक नया वेव फ्रंट है। अब ये जो वेव फ्रंट हमने बनाया, इसमें मुझे एक बात अच्छे से पता है कि जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगी? हर एक पॉइंट पर नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, जहां भी हमने टेंजेंट बनाई है, यानी कि रेडियस। तो अगर एक सर्कल ये बनता है, ए पॉइंट से ये होगी इसकी रेडियस, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव जो आगे की तरफ बढ़ती हुई जाएगी। ये इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होके आगे जाती है। अच्छा, जब ये वाली रिफ्लेक्ट होती है ए से, तो बी वाली भी होगी। ठीक है, क्या डायरेक्शन? पैरेलल आई थी और पैरेलल प्रोपेगेट करेंगे ये। अब जो नया वेव फ्रंट मिला उनके नाम की बात करते हैं, ए, बी, और ये पी, ये क्यू। हमें इसमें दो ही वेव फ्रंट चाहिए, एक ये और एक ये। अब यहां से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए, मैं इस डायग्राम को फिर से बनाता हूं, आप भी ये करिएगा, उसमें मत बनाना। आपको क्या करना है, जो वेव फ्रंट बना है ये वाला, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इसका एंगल आई मान लेना। क्यों मानेंगे आई, अभी बताते हैं। और दूसरा, जो नया वेव फ्रंट है उसका एंगल आर मान लेना। अब ऐसा करने के बाद ये आई क्यों है, वो आर क्यों है, थोड़ा समझिए ना। तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, अब इस पर एक नॉर्मल अगर ड्रॉ करते हैं तो रे ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इनके बीच में एंगल कितना? आई। नेक्स्ट, एक वेव फ्रंट ऐसे बना, ये पॉइंट बी है, ये ए है। अब सुनिए, हमें ये बात भी पता है कि इंसिडेंट वेव पर जो रेज पैरेलल आती हैं उस पर बनने वाला वेव फ्रंट रेज पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये एंगल बनेगा 90। अब बताइए, अगर ये पूरा 90 है तो 90 में से मुझे आई काटना है। अगर मैं 90 में से ये काट दूंगा तो ये एंगल बचेगा 90 माइनस आई। अब उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे में ये दिखता है कि नॉर्मल जो है वो क्या होती है, किसी सरफेस पर, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस पर परपेंडिकुलर, यानी कि अभी कंप्लीट 90। अब ना फिर 90 में से ये देखिए, फिर 90 में से मैंने 90 माइनस आई को काट दिया, माइनस में 90 माइनस आई कितना आएगा? ये ब्रैकेट ओपन होगा ना, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो कितना एंगल बचा? आई।
तो ये एंगल आई होता है नो डाउट। इसका मतलब कि सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस और वेव फ्रंट है उसके बीच का एंगल आई। नेक्स्ट अब इसको देखिए, यहां पर इधर बनाते हैं ना इस डायग्राम को, ये बी से पी, ये बी ये पी, उसके बाद ये कौन सी वेव है, इंसिडेंट, करेक्ट। हमको चाहिए रिफ्लेक्टेड वेव, तो क्योंकि इंसिडेंट प्रूव कर दिया, ये थी रिफ्लेक्टेड इसी पॉइंट से, है ना। अब इस रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में बताइए, हम सरफेस से बनाएंगे एक नॉर्मल, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के बीच में जो रिफ्लेक्टेड रे है एंगल आर। अब उसके बाद हमें ये पता है कि ये एक वेव फ्रंट है पी क्यू। अब पी क्यू कहां पर है, ये पी क्यू, करेक्ट। अच्छा, ये पी क्यू ये पी क्यू। अब वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड रे इनके बीच में कितना एंगल होगा, 90, क्योंकि हर वेव फ्रंट पे 90 डिग्री एंगल, तो पूरा 90 में से इसको काट दो, तो उसको काट देंगे तो ये एंगल बचेगा 90 माइनस आर। अब उसके बाद देखिए, ये जो वेव फ्रंट आया, अब उसके बाद की कहानी है कि ये जो नॉर्मल हमने बनाया ना, इस नॉर्मल से सरफेस पे एंगल कितना, 90। अब हम क्या चाहते हैं कि यहां से ये एंगल पता करना, तो हमारे पास जो ये फालतू का एंगल है, ये जो मैं डॉट कर रहा हूं, ये कितना है, 90 माइनस आर। तो 90 में से 90 माइनस आर को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा, आर, यानी कि ये एंगल कितना हो गया, आर, ठीक। तो यानी कि ये एंगल आर और ये आई, आपको बस डायरेक्ट करना है, एग्जाम में ये नहीं करना है। अब हमें यही चाहिए था, हम ना अब इसमें ट्रायंगल को इसको प्रूव करेंगे कि दोनों इक्वल है। तो वो कैसे होगा, देखो, इसके प्रूफ के लिए हमने कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल किया। कौन कौन सा ट्रायंगल, ये बहुत जरूरी है, इसमें बहुत मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ कॉन्ग्रुएंसी का करते वक्त। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है। अच्छा, हमें आई के साथ कौन सा एंगल है, ए का ना, तो ए पे हमें आर चाहिए, और आर किस पे बनता है, पी पर, इसलिए जहां ए है वहां पर हम ट्रायंगल का नाम पी, और बी के साथ कौन है, क्यू, और पी क्यू ए। ये फिर से जो हमें कॉन्ग्रुएंसी के वक्त ट्रायंगल यूज करने हैं वो बड़े सावधानी के साथ करने हैं, अभी मैं इसका यूज करके बताऊंगा। लेकिन एक चीज, अभी हमने बनाया था ना कि ये दोनों नॉर्मल होने चाहिए, क्योंकि वेव फ्रंट पे लाइट नॉर्मल, ये भी कैसा, नॉर्मल। अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन सी साइड इक्वल है। जो ए क्यू पे जाएगा उसकी डिस्टेंस कितनी, इसने भी टाइम सेम लिया, टी टाइम लिया, और स्पीड कितनी थी, सी, तो ये भी डिस्टेंस सी टी, यहां से यहां तक। अब जरा बात करते हैं इसमें, है ना। तो ए बी पी क्यू के इक्वल है क्या, ए बी पी क्यू हमें नहीं पता, बी पी और क्यू ए, बी पी क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये सी टी, और पी क्यू क्यू ए कौन सा है, क्यू ए। अब ए भी तो उतने टाइम पे गया था ना, इसकी भी डिस्टेंस कितनी, सी टी, यानी दोनों इक्वल हैं, कितनी डिस्टेंस, सी टी। नेक्स्ट, बी पी क्यू ए के इक्वल। अब ए पी और पी ए क्या इक्वल हैं, देखिए ए पी और पी ए। अब ए बी पी ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये पी ए जो है हाइपोटेनस है, उस वाले ट्रायंगल में भी हाइपोटेनस है, दोनों में क्या है, ये कॉमन। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। नेक्स्ट, जो एंगल की बात, अब एंगल की बात, ए पे बनने वाला एंगल पी, ए पे आई बन रहा है और पी पे आर, ये क्या इक्वल है, यही तो प्रूफ करना है कि आई और आर इक्वल है। अब जो बी पे आ रहा है और क्यू पे आ रहा है, बी कौन सा, ये एंगल, और क्यू कौन सा, ये दोनों 90 डिग्री है, यानी कि एंगल एबीपी, एंगल एबीपी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू ए। इनमें क्या देखा आपने, ईच 90 डिग्री। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी, बाय आरएचएस वी कैन से कि ट्रायंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू ए। और जो मैंने नाम के साथ अभी किया ना, इसको रिपीट करके फिर से देखिएगा कि मैं कैसे ए बी, एंगल बी के साथ क्यू, जो पहला लेटर है पहले के साथ, बीच वाला के साथ, लास्ट वाला लास्ट के साथ, यही कॉन्ग्रुएंसी में आपको करना होता है, और यही में स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अच्छा, अब हमने अगर इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो आपने क्या सुना है, बाय सीपीसीटी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से, ए के साथ पार्ट जो आएगा वो पी आना चाहिए, इसलिए मैंने कहा ट्रायंगल को सावधानी से लो। ए पे कौन सा एंगल, आई,
P पे कौन सा R, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल PAB, एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल APQ। ये कौन सा एंगल है? PAB कौन सा एंगल है? I, और एंगल APQ कौन सा है? PAQ, APQ, हाँ APQ कौन सा है? देखिए APQ एंगल R, ये हो गया ना प्रूफ बाय सिंप्लिसिटी, और यही हमें करना है। तो हमारा यहां से चीज प्रूफ होती है कि I इक्वल्स टू R। अब इसके बाद जो हमें करना है वो क्या, कि ये सारा का सारा प्लेन पर नॉर्मल है और होना भी चाहिए, ठीक है। अब ये जो सरफेस की बात करते हैं, है ना, इस सरफेस पर जो वेव फ्रंट है वो कैसा है? देखिए इस सरफेस पे वेव फ्रंट ने एंगल I बनाया, लेकिन मैं सरफेस की नहीं, हमने जिस प्लेन पे सारा डायग्राम बनाया है उसकी बात करो। इस प्लेन पर ये जो सरफेस है ये नॉर्मल है। सेकंड, जो हम वेव फ्रंट गिराएंगे वो ऐसे होगा। अच्छा, मेरे इस तरह से करने से आपको नहीं समझ में आएगा कि कहां से कैसे नॉर्मल है, लेकिन एक चीज, ये सारा का सारा प्लेन के अंदर ही डायग्राम बनाया जाएगा, तो हम इसको नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे, वरना इसको ऐसे समझना डिफिकल्ट है। इसको बाय एक्सपेरिमेंट ही समझ में आएगा कि वेव फ्रंट इस पूरी प्लेन पर नॉर्मल बनता है। तो आपको सेकंड में क्या लिखना है कि जितने भी हमने अभी पढ़ा कि वेव फ्रंट कौन सा, इंसिडेंट वेव फ्रंट AB, AB कौन सा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब PQ कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। एंड सरफेस जो हम यूज कर रहे हैं, ये तीनों के तीनों नॉर्मल में, प्लेन के नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पर हम इसको फिनिश करते हैं। आई होप कि आप इसको अच्छे से करना समझना, ठीक है।